अब इस रीजन को देखो, जरा जूम करते हैं। ये एक ऐसा ऐसा सींग जैसा निकला हुआ दिख रहा है, इस रीजन को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देशों से मिलकर बना है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबोटी एंड इरिट्रिया। कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबोटी, डी साइलेंट है, इथियोपिया, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये दुनिया के सबसे बेचारे गरीब देश हैं, सबसे ही ज्यादा इनकी किस्मत खराब है, इनके पास कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ है। सोमालिया तो हालत बहुत ही खराब है ना, कुछ क्रॉप प्रोडक्शन होता नहीं है। वैसे भी अफ्रीकन कंट्रीज पुअर कंट्रीज में आते जाते, उसमें से भी इन चारों देशों की हालत तो और ही खराब है, और इस रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसी के पास है ये सूडान, देख लो, ये भी बिल्कुल खराब स्थिति में है, पूरा डेजर्ट्स है। टॉप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स हैं। कौन से? सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा सहारा डेजर्ट के बेल्ट में आता है। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ उपजाऊ जमीन नहीं है। अब जो देश उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसा होगा? यू कैन इमेजिन, है ना। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना खाने पीने को है, बेचारा गरीब देश है, पूरी तरह से इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है ना। सब कुछ इम्पोर्ट करता है। जिस देश को सब कुछ ही खरीदना पड़े, खाना, पानी, दवाई, एजुकेशन, सब कुछ खरीदना पड़े, तो सोचो उसकी इकोनॉमी कितनी खराब होगी। क्या आप जानते हैं इंडिया इतना अच्छा क्यों कर रहा है? वाई इज इंडिया फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फिफ्थ इन द वर्ल्ड? वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्योंकि एग्रीकल्चर तो है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, पर हमने अपनी सर्विस इंडस्ट्री को सबसे सक्षम बना लिया है। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर था, आज से 30 साल पहले एग्रीकल्चर वाज द बिगेस्ट सेक्टर। बहुत बम्पर हार्वेस्ट होता था हमारे यहाँ, हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे। अभी भी बम्पर हार्वेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमने अपनी सर्विस इंडस्ट्री को स्ट्रांग बना लिया है। इतने आईआईटीएंस, इतने सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी सर्विसेज को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अगला टॉपिक है बेसिकली सूडान के बारे में डील कर रहा है। तो सूडान इज वेरी क्लोज टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सूडान और साउथ सूडान, क्या ये एक ही देश है? पहले होते थे, 2011 में ये पार्टीशन हो गया, साउथ सूडान अलग हो गया, सूडान अलग हो गया। थोड़ा सा इसके इतिहास पे बात करते हैं, क्योंकि जो करंट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड। करंट टॉपिक है सूडान क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस? रिफ्यूजी क्राइसिस। एक चीज और देखो, सूडान के नॉर्थ में कौन सा देश है? इजिप्ट। इधर कौन सा देश है? लिबिया। अगर सूडान से किसी को भागना है, सूडान के लोगों को अगर माइग्रेट करना, उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इजिप्ट के रास्ते से मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप पहुंच जाए। सबको यूरोप जाना है फॉर अ बेटर लाइफ, सबको यूरोप जाना है। या दूसरा रास्ता, लीबिया के रास्ते से होते हुए मेडिटेरेनियन सी पहुंचे और वहां से यूरोप पहुंच जाए। ठीक है, क्या ये कंट्रीज खुशी खुशी बुलाएंगे, आइए आइए हमारा रास्ता क्रॉस करिए और मेडिटेरेनियन सी जाइए और यूरोप जाइए? नहीं। जो कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, अभी सब कंट्रीज सेल्फिश हैं। ठीक है, मान लो ये सारे कमरे हैं, ऐसा समझ लो, ऑल दीज आर रूम्स। एक कमरे से निकल के आप ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा स्टफ्ड है रूम, उसमें एंटर करोगे तो क्या खुशी खुशी कोई बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। सबको लगता है तुम यहां से माइग्रेट आके यहां रहने लगे तो तुम हमारे कंट्री के थोड़ी हो, हम तुम्हें सुविधाएं क्यों दें, हम तुम्हें खाना पानी क्यों दें, तुम्हें हमारी जॉब्स क्यों दें, हम अपने इजिप्शियन नेशनल्स को देंगे, तुम तो सुडानीज हो, हम तुमको क्यों दें? जेन्युइन प्रॉब्लम। उसी तरह से लीबिया बोलेगा तुम माइग्रेट करके हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो, हमारे कंट्री में इतने 20 सालों से सिविल वॉर चल रहा है, तो हमारी खुद की हालत खराब है, हम तुमको क्या सपोर्ट करेंगे? और होता क्या था, यहाँ जो पहुंचते मेडिटेरेनियन सी, इस लाइन से मेडिटेरेनियन क्रॉस करने की कोशिश करते थे यूरोप जाने की। ये जो रूट है ना, ये इतना आसान नहीं है पानी का रास्ता। छोटे छोटे राफ्ट और बोट्स इस पानी पे नहीं चल सकते हैं, बहुत पत्थर 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 होते हैं और तेज वेव्स आती हैं, बोट्स पलट जाती हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रॉस दिस मेडिटेरेनियन सी वाया राफ्ट और वाया बोट। राफ्ट समझते हैं, जो वो जो रबर वाली होती हैं, हवा भरने वाली बोट्स, राफ्ट। और जो छोटी छोटी बोट्स हैं लकड़ी वाली, तो वो पानी का फोर्स इतना रहता है मेडिटेरेनियन में, पूरे उसके बेल्ट पर, पूरे कोस्ट पे, कि वो राफ्ट जो है वो क्रॉस ही नहीं करती, पत्थर से टकरा के पलट पलट के लोग मर जाते हैं। और जितने लोगों ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की है, ओनली 1 or 2% हैव बीन सक्सेसफुल, ओनली 1 or 2%। इतना इसका क्रिटिसाइज किया गया था कि लोग इस रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इसी को कहा गया है
मेडिटेरेनियन क्राइसिस बोल लो, यूरोपियन माइग्रेशन क्राइसिस बोल लो, और क्योंकि सूडान के लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं तो इट इज नाउ सूडानीज क्राइसिस। यही है आपका सूडान रिफ्यूजी क्राइसिस। तो सूडान में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, उसके पहले अपन जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कैसे अलग हुए। ये पहले एक ही देश था, ऐसा समझ लो, सूडान और साउथ सूडान। नॉर्दर्न पार्ट में बेसिकली मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे थे, अरब मुस्लिम्स, और सर्दर्न पार्ट में बेसिकली क्रिश्चियंस डोमिनेट कर रहे थे, ब्लैक क्रिश्चियंस। यहाँ पे ब्लैक मुस्लिम्स थे, यहाँ पे ब्लैक क्रिश्चियंस थे। दे ऑल वेर अफ्रीकन्स, बट द डिफरेंस वाज ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ की एथनिसिटी, कल्चर जो था वो मुस्लिम से आइडेंटिफाई कर रहा था, यहाँ का जो कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज है वो ब्लैक क्रिश्चियंस को आइडेंटिफाई कर रहा था। इनके जो पूजा करने के तरीके, रिचुअल्स, वो सब क्रिश्चियन तरीके थे, तौर तरीके, इनके मुस्लिम तौर तरीके थे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो एक देश कैसे हो सकता है? दूसरा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, यहाँ की पॉलिटिकल ग्रुप्स अलग थे, यहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप्स अलग थे। 1980 से जो इनने लड़ना शुरू किया, लड़ लुड़ा के फाइनली 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। नॉर्थ सूडान जो है वो सूडान के नाम से जाना जाता है, और जो सर्दर्न रीजन था विच वाज डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियन, वो साउथ सूडान के जाना जाता है। अब इस पूरे पार्टीशन में 3 लोगों का बड़ा अहम रोल था। मैं 3 लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। थोड़ा सा वो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मैं अलग से समझा दूंगी, नहीं तो फिर देखो। पहले थे उमार, नहीं यार मजा नहीं आएगा, रुको फोटो देखते हैं अपन। ये तो हो गया अपना। ये देखो, ये क्राइसिस मतलब ऐसे लोग छोटे छोटे टेंट्स बना के रह रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ये ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स बने हुए हैं इस तरह से। अब तक 10 लाख लोग सूडान छोड़ के माइग्रेट कर चुके हैं। 10 लाख, इट्स ह्यूज नंबर। ठीक है, अरे फोटो, हाँ। तो दिस इज द सेकेंड पर्सन, दिस इज द थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन की फोटो नहीं है, उसका नाम है उमार अल बशीर। यहां से बात करते हैं। तो 1989 में उमार अल बशीर नाम का बंदा जो है वो सूडान का प्रेसिडेंट बनता है। उमार अल बशीर का प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, अब सूडान में प्रेसिडेंट बनने के 2 तरीके थे। या तो इलेक्शन हो, लोग चुनाव लड़े, डेमोक्रेटिक तरीका, और प्रेसिडेंट चुना जाए, तो वो सिविल सोसाइटी ग्रुप कहलाएगा, पॉलिटिकल ग्रुप कहलाएगा, पॉलिटिशियंस, है ना। सिविल सोसाइटी ग्रुप से चुनाव होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, नेता लोग इलेक्शन लड़ते थे और प्रेसिडेंट बन जाते थे। दूसरा तरीका था जो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्हीं मिलिट्री ऑफिसर्स में से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो 1989 में उमार अल बशीर, जो सूडान की आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल थे, वही बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, अब उनकी अलग कहानी, वो कैसे बने, क्यों बन गए, बस इतना समझ लो, वो मिलिट्री पर्सनल थे और प्रेसिडेंट बन गए 1989 में। और कब तक रहे? 2019। सोचो कितने साल रूल किया? 30 साल। 30 साल तक एक ही बंदा प्रेसिडेंट और पूरे देश को चला रहा है। क्या वो कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा? वो तो अपना ही भर रहा है, अपने ही खानदान का भला करता जा रहा है, अपने ही रिलेटिव्स का भला करता जा रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। In every 5 years in our country, people are given a choice to vote and elect a new prime minister. In every 5 years, president is elected. सोचो 30 years से यहाँ पे सेम बंदा उमार अल बशीर कंट्रोल करा जा रहा, कुछ नहीं हो रहा था। He was only authoritative, he was only a dictator. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लोगों में चिंगारी लग गई, उन्होंने अपोज करना शुरू किया। तो इस डिक्टेटर को लगा कि शायद मुझे जल्दी हटा देंगे, तो क्यों ना मैं अपने ही कुछ बंदों को बना दूं, अपने ही कुछ जो मेरी बात माने, मेरे हिसाब से आगे सरकार चलाए, अपने लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देता हूं। तो इनने क्या किया भाई साहब ने, इन महोदय का नाम है, आप इनका नाम ऐसे याद रख लीजिए, इनका नाम है जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। हम इनको अल बुरहान बुलाएंगे, नंबर 2 को। ठीक है, अल बुरहान को बना दिया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सूडानीज आर्म फोर्सेस। क्या बनाया? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ
सुडानीज आर्म फोर्स, जैसे हमारे देश की आर्म फोर्सेस होती है ना, हमारे यहाँ 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो हमारी जो आर्मी के चीफ है, समझ लो ये उनकी आर्मी के चीफ थे, इनका नाम था अल बुरहान। और जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री सर्विसेज होती हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री मतलब एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। उसी तरह ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड थे, उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम था रैपिड सपोर्ट फोर्स, और इनका नाम हम शॉर्ट में याद रखते हैं डगालो, हमादान डगालो। तो 3 कैरेक्टर्स हैं पूरी कहानी में। ओमार अल बशीर, जिन्होंने 30 साल तक रूल किया, जो प्रेसिडेंट थे। इन भाई साहब ने इनको क्या बनाया, इंस्पेक्टर जनरल बनाया, इनका नाम है अल बुरहान। और इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस का, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का हेड बना दिया, इनका नाम था डगालो। ये अल बुरहान, ये डगालो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने पहले भी कई ऑपरेशन साथ में किए। तो अल बुरहान और डगालो जो है ये बहुत अच्छे दोस्त थे। कहानी में ट्विस्ट, जैसे ही उमर अल बशीर ने इन दोनों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दी, 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों ने मिलकर इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। क्या किया, उमर अल बशीर को 2019 में प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। किसने हटाया, अल बुरहान ने हटा दिया और डगालो ने मिलकर हटा दिया, साठगांठ करके। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, उमर अल बशीर इन पे ज्यादा भरोसा करते थे, डगालो पर, बड़े क्लोजली उनको सारी चीजें सीक्रेटली उनसे पूछते थे, बताते थे, इनकी नाक के नीचे से। हालांकि ये दोनों दोस्त थे, लेकिन उमर अल बशीर किसके ज्यादा क्लोज थे, डगालो के। अब उन दोनों के नाम याद रखना, बुरहान और डगालो। अब ये जो बुरहान है, ये नंबर 1 बन गए, ये बन गए, अपने आप को इन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान। सो ही वाज द चीफ ऑफ सुडानीज आर्म फोर्सेस, एसएएफ, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान। जो भी प्रेसिडेंट बनता है वही आर्मी का चीफ होता है। एंड दिस पर्सन बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने इनको क्या बना दिया, अपने से एक चेयर नीचे, एक पोस्ट नीचे, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, बट स्टिल ही वाज द हेड ऑफ द रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो ये सूडान आर्म फोर्स के चीफ हैं, ये रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ हैं, अल बुरहान एंड डगालो। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, 2019 में दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गए, 2 साल तक सब कुछ बढ़िया चला। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह चलाना शुरू किया, अमेरिका से मिले, इससे मिले। तो अब ऐसा नहीं लग रहा था दुनिया में कि ये तो डिक्टेटर है, इन्होंने तो प्रेसिडेंट को डिथ्रोन करके अपने आप को ही प्रेसिडेंट बना लिया, कोई चुनाव लड़के तो नहीं आए, तो ये तो खुद ही डिक्टेटर है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है। तो इन दोनों ने अपनी इमेज को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने के लिए कि सूडान में अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, एक नई काउंसिल की संरचना करी। उस काउंसिल का नाम दिया इन्होंने ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल, ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल, टीएससी। और कहा कि टीएससी में सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे और मिलिट्री के लीडर्स भी होंगे। टीएससी विल हैव बोथ पॉलिटिशियंस और मिलिट्री मेंबर्स, मिलिट्री लीडर्स। अल बुरहान और डगालो दोनों ने मिलकर क्या बनाई, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया को दिखाने के लिए, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी हैं और मिलिट्री लीडर्स भी हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस विल फंक्शन फॉर 3 years and 3 months। 3 years and 3 months मतलब 39 months। 39 मंथ्स में से 21 मंथ्स के लिए मिलिट्री लीडर्स इसको चलाएंगे और बाकी के 18 महीनों के लिए पॉलिटिशियंस इसको चलाएंगे। ऐसा इन्होंने सेटअप किया था। तो जब ये सेटअप इन्होंने अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न देशों के सामने रखा, सब बड़े खुश हो गए, अरे वाह, सूडान में तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सेटअप आ गया, अब सूडान प्रोग्रेस करेगा, सब अच्छा चल रहा है, नो इश्यूज। अब कोई अथॉरिटी नहीं है, ये तो एक इन्होंने ग्रुप बना लिया है, सिविल सोसाइटी भी चलाएगी, मिलिट्री लीडर्स भी चलाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां आई, प्रॉब्लम आई कि जैसे ही इनका 21 महीने का ये पीरियड खत्म होने वाला था, मिलिट्री, क्योंकि ये मिलिट्री लीडर्स है ना, तो मिलिट्री लीडर्स पहले रूल करना शुरू किए। इनका जैसे ही 21 मंथ्स कंप्लीट होने वाला था, जस्ट 1 महीने पहले इन्होंने ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ही उठा के खत्म कर दिया। क्यों? ताकि पॉलिटिकल लीडर्स को मौका नहीं मिले सरकार चलाने का, खुद ही पावर में बने रहना चाहते थे दोनों, कि मैं प्रेसिडेंट, तू वाइस प्रेसिडेंट, हम इनको किसी को मौका नहीं देंगे। तो सूडान के लोग तो पहले ही 30 सालों से परेशान थे उमर अल बशीर से, और फिर ये अगले 2 और आ गए मिलिट्री डिक्टेटर्स। दुनिया को दिखाने के लिए तो इन्होंने ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और बाद में
इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सही नहीं है, हम फिर से सेटअप करेंगे। उठा के पूरा अरेंजमेंट इन्होंने बैन कर दिया। तो क्या सूडान में लोग खुश हो रहे थे? नहीं। अब क्या किया, ये अल बुरहान जी ने बोला कि ये सिविल सोसाइटी हम नए तरीके से बनाएंगे, नए पॉलिटिशियंस को रिक्रूट करेंगे अपने पार्लियामेंट में। इन्होंने उठा के ऐसे लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया जो कि पहले वाले प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के थोड़े क्लोज थे। ऐसे नेतागण जो उनके कैबिनेट में नेता रह चुके थे, उमर अल बशीर के टाइम पे जो मिनिस्टर सर्व कर चुके थे, उन्हीं को अल बुरहान उठा के नए मिनिस्टर्स बना रहा था। ये बात किसको खटक गई? डगालो को। क्यों खटक गई? क्योंकि मैंने बताया था ना, उमर अल बशीर जो था वो डगालो से ज्यादा क्लोज था और इन्हीं ने धोखा दिया और उनको 2 महीने में ही डिथ्रोन कर दिया। तो इनको लग रहा था कि ये जो नए मिनिस्टर्स, जो नए कैबिनेट बन रही है, ये तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनको तो आगे ये तो बन गए प्रेसिडेंट, यही चलेंगे और तब तक तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट बनने का, बिकॉज ये जो नई काउंसिल बन रही है ये तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये उमर अल बशीर के क्लोज थे और मैंने ही उनको धोखा दिया था, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। इसने बोला मैं सही से कंट्रोल करूंगा सूडान को, मैं नेता। इसने बोला मैं मिलिट्री लीडर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। अब ये सूडान के बेसिकली वेस्टर्न रीजन से आते थे। सूडान का ये वाला जो पूरा हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट, ये डारफुर रीजन कहलाता है। तो डगालो बिलोंग टू डारफुर रीजन विच वाज डोमिनेटेड बाय, यू कैन से, नॉट सो एलीट ग्रुप, नॉट सो एलीट ग्रुप, है ना, थोड़ा इनका स्टेटस नीचे था। और जो वो है कौन, अल बुरहान, वो ये देखो बीच में नाइल नदी बह रही है, इजिप्ट की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल नदी कहलाती है ना, दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल। तो वो इस रीजन के आसपास से आते थे अल बुरहान। और ये रीजन जो है वो पॉलिटिकली एलीट ग्रुप कहलाता है। एलीट ग्रुप मतलब हाई स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ के जो हाई स्टैंडर्ड्स वाले पॉलिटिशियन है, वो डारफुर रीजन वाले पॉलिटिशियंस को गंदे नामों से बुलाते थे। उनको बोलते थे सूडान डम्प किक्स, मतलब you don't have the status, you don't have the language, you don't have any education, you don't deserve to rule Sudan। तो ये अपने आप को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड समझते थे और डगालो को थोड़ा लो स्टैंडर्ड। तो बस इतना ही माजरा है। दोनों लीडर्स जो है इनकी अपनी अपनी पावर स्ट्राइफ चल रही है। अब इन्होंने बोल दिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, हम एक बिल पास करके उस फोर्स को ही बैन कर देते हैं। तो इनने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैन नहीं कर सकते, हम तो नहीं मानेंगे बैन, हम तो चलाएंगे फोर्सेस। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल सूडान एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल सूडान। पिस कौन रहा है? आम आदमी। ये अपनी, क्योंकि इनके पास सूडानीज आर्म फोर्सेस हैं, इनके पास सपोर्ट फोर्सेस हैं, इनकी तादाद करीबन 10 से 15 लाख है, इनकी तादाद करीबन 15 से 20 लाख है। बस लड़ते रहते हैं आपस में। सारी चीजें महंगी हुई पड़ी हैं, इन्फ्लेशन हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा देश इंपोर्ट पे चल रहा है, पैसा है नहीं, जितना पैसा है वो इंटरनल वॉरफेयर में जा रहा है, वेपन्स खरीदना, मैन पावर के लिए जा रहा है। तो आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। इसलिए सब लोग अपना घर छोड़ छोड़ के कहां से भाग रहे थे? 2 रास्ते बताए थे, इजिप्ट और लिबिया। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, ये हालत हो गई, है ना, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के भागने को मजबूर हो गए। तो जब इजिप्ट ने देखा कि सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर करके हमारे देश में आके यहाँ आ रहे हैं और सब हमारे यहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, सब हमारे यहाँ के, अच्छा रिफ्यूज और असाइलम सीकर ये दोनों अलग अलग होते हैं। असाइलम सीकर्स जो होते हैं कि अब हम यहाँ पे असाइलम चाहिए, शरणार्थी बोलते हैं जिनको, हम यहाँ रहेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के जो जो कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया, एक अग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं यूनाइटेड कमीशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी। मतलब जिन देशों ने इसके तहत अग्रीमेंट किया है वो ये मंजूर करते हैं कि दूसरे देश से आने वाले जो शरणार्थी होते हैं उनको हम शरण देंगे, खाना पीना, बेसिक एमिनिटीज, रिफ्यूजी कैंप्स बेसिकली बनाएंगे। तो इजिप्ट ने बोला यहाँ से आने वाले लोग इतने बढ़ गए, इनने बोला भैया अब हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो इन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया, मतलब वापस जाओ वापस जाओ। अब ये उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग इन इजिप्ट के रास्ते से मेडिटेरेनियन जा रहे हैं तो इजिप्ट के फोर्सेस उनको वहां से उठा उठा के वापस भेज रहे हैं, क्योंकि यूरोप में भी क्राइसिस हो रहा है, यूरोप में लोग जबरदस्ती माइग्रेट कर रहे हैं। यूरोप के कंट्रीज तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते किसी भी माइग्रेंट को, है ना। ये सारे सारे तो छोटे छोटे देश हैं, इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया। अब इनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे देशों के लोग आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? तो इन्होंने अभी क्रैकडाउन करना शुरू किया, मारपीट के दूसरा भगा रहे, ठीक है। सो इंटरनेशनल प्रेशर आया है इन लोगों के ऊपर।
बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। ह्यूमैनिटेरियन देखो, 9 million people displaced, including Egypt, Chad, and South Sudan, widespread famine-like condition, ethnic violence and civilian massacre, especially in Darfur region. Darfur region में अपना कंट्रोल दिखाने के लिए जो ये स्पेशल फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। सो ये देखो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज है, वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया है। करंट स्टेटस की बात करें तो वॉर कंटिन्यूज विथ नो स्टेबल गवर्नमेंट। बुरहान अपने आप को बताता है, दगालो अपने आप को बताता है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, लॉलेसनेस है, कोई लॉ नहीं है पूरे देश में, ठीक है। एथनिक क्लेंजिंग चल रही है। एथनिक क्लेंजिंग चल, समझ लो, किसी पर्टिकुलर धर्म या समुदाय को पर्टिकुलरली किसी रीजन से हटाना, उसको कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग। जैसे आप एग्जाम्पल, ये कश्मीरी पंडित्स जो थे, उनको कश्मीर से जब भगाया गया ना, सो दैट इज कॉल्ड एज एथनिक क्लेंजिंग। पर्टिकुलर रिलीजन या समुदाय के लोगों को एक जगह से बाहर निकालना।